आज बात एक ऐसे सवाल की जो भारतीय राजनीति में आजकल हर किसी की जुबान पर है। क्या योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे उस शख्सियत को जिनके इर्द गिर्द ये पूरी बहस है। फिर समझेंगे राजनीति के दांव-पेच और आखिर में एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी पर भी बात करेंगे कि असल में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता कौन है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की जो पब्लिक इमेज है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक बहुत पुराने आदर्श की तरफ। ये फलसफा है महान रणनीतिकार चाणक्य का। वो कहते थे कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है। मतलब एक शासक को अपनी निजी इच्छाओं, अपने लगाव, इन सब से ऊपर उठना पड़ता है। और इस आदर्श को दिखाने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा उनके अपने परिवार का है। उनकी बहन सत्ता की चकाचौंध से कोसों दूर एक बहुत ही साधारण जिंदगी जी रही हैं। और फिर ये घटना, सोचिए, मीटिंग के बीच में पिता के निधन की खबर मिलती है, लेकिन वो काम जारी रखते हैं, अंतिम संस्कार तक में नहीं जाते। ये बात उनके कर्तव्य को लेकर उनके नजरिए को बहुत साफ दिखाती है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है, एक वैराग्य का भाव। उन्होंने खुद का पिंडदान किया, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपना असली नाम तक छोड़ दिया। उनके सरकारी दस्तावेजों में पिता का नहीं, गुरु का नाम है। ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी छवि बनाती है जो सांसारिक मोह माया से परे है। लेकिन एक नेता का निजी चरित्र एक बात है और शासन की हकीकत बिल्कुल दूसरी। राजनीति के समीकरण इतने सीधे नहीं होते, असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ मुख्यमंत्री की अपनी छवि है, बिल्कुल साफ, बेदाग और सादगी भरी, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में मंत्रियों, अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। तो चलिए अब सीधा आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इसे 3 अलग अलग एंगल से देखेंगे। पहला होगा परफॉर्मेंस एंगल, यानी उनका अब तक का काम कैसा रहा है। दूसरा पार्टी एंगल, मतलब पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और तीसरा नेशन साइकोलॉजी एंगल, कि देश का मिजाज क्या है, लोग कैसा नेता चाहते हैं। अब अगर सिर्फ उनके रेज्यूमे पर नजर डालें तो वो काफी दमदार लगता है। सोचिए, 25 साल की उम्र में सांसद बन गए, लगातार 5 बार लोकसभा पहुंचे, गोरखनाथ मठ जैसी प्रभावशाली संस्था के प्रमुख हैं, और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। क्राइम कंट्रोल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या धार्मिक टूरिज्म, कई मामलों में उन्हें क्रेडिट दिया जाता है। तो मतलब कागज पर तो दावेदारी बहुत मजबूत है। लेकिन जैसा हमने कहा, राजनीति सिर्फ रिज्यूमे का खेल नहीं है, ये रणनीति का खेल है। और यहीं पर योगी का जो ब्रांड है वो बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं एक जटिल पहेली बन जाता है। उनका ब्रांड एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ है कट्टर हिंदुत्व और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी बुलडोजर बाबा वाली छवि। ये चीज पार्टी के कोर वोटर्स को, जो एक मजबूत और बिना लाग लपेट वाला नेता चाहते हैं, उन्हें तो बहुत पसंद आती है। लेकिन इसी तलवार की दूसरी धार भी है। यही कट्टर छवि गठबंधन के साथियों को असहज कर सकती है। और दक्षिण भारत या नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में, जहां की राजनीति अलग है, वहां के वोटर्स को शायद ये रास ना आए। वहां शायद एक नरम, ज्यादा मिलनसार चेहरे की जरूरत हो। और इस पूरी कैलकुलेशन में सबसे जरूरी नंबर है 80। जी हाँ, 80 लोकसभा सीटें जो अकेले उत्तर प्रदेश से आती हैं, जिस राज्य को योगी चलाते हैं। तो पार्टी के रणनीतिकार ये सोच सकते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, और अगर लखनऊ का किला मजबूत रखना है तो अपने सबसे तगड़े सिपाही को वहीं तैनात रखना ज्यादा समझदारी है। मतलब योगी को यूपी में रखना शायद पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो, बजाय उन्हें दिल्ली लाने के। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। भारतीय राजनीति का इतिहास देखिए, वो अक्सर हमारी आपकी उम्मीदों को धज्जा बता देता है। और इसी से एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी निकलती है, एक्सीडेंटल पीएम की थ्योरी। ये पैटर्न बड़ा कमाल का है। देखिए, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, 1996 में एचडी देवेगौड़ा, 2004 में मनमोहन सिंह, यहाँ तक कि 2014 में भी कई लोग मोदी जी को एक आउटसाइडर ही मान रहे थे। मतलब जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा दांव लगता है वो अक्सर रेस से बाहर हो जाता है, और कोई ऐसा नाम सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता।
तो इस पैटर्न को देखते हुए सवाल उठता है कि अगर सबसे आगे दिखने वाला चेहरा प्रधानमंत्री नहीं बनता तो फिर आज की बहस में वो छुपा रुस्तम कौन है? और ये विश्लेषण एक नाम आगे रखता है, देवेंद्र फडणवीस। तो चलिए अब इस समीकरण को समझते हैं। क्यों देवेंद्र फडणवीस का नाम इस पूरी चर्चा में एक दमदार विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है? जरा योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस की प्रोफाइल को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, दोनों की शैली में कितना फर्क है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की छवि है हार्ड लाइन हिंदुत्व की, बुलडोजर बाबा वाली। वहीं दूसरी तरफ फडणवीस हैं, नरम बोलने वाले, एक मॉडरेट चेहरा। आरएसएस से जुड़ाव की बात करें तो दोनों मजबूत हैं, लेकिन फडणवीस तो नागपुर से ही आते हैं, जो आरएसएस का गढ़ है। अनुभव में एक ने यूपी जैसा विशाल राज्य चलाया है, तो दूसरे ने महाराष्ट्र जैसी जटिल अर्थव्यवस्था को संभाला है। तो फडणवीस की प्रोफाइल में एक राष्ट्रीय अपील दिखती है, जो शायद गठबंधन की राजनीति के लिए ज्यादा फिट बैठती हो। तो आखिर में ये पूरी बहस हमें एक ही जगह लाकर खड़ी कर देती है कि जिस इंसान को सब अगला पीएम मानकर चलते हैं, कुर्सी अक्सर उसे नहीं मिलती, और जिसे कोई गिन नहीं रहा होता वही आखिरी पल में बाजी मार ले जाता है। और ये हमें उस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है जिसका जवाब हर राजनीतिक पार्टी ढूंढती है। सत्ता के लिए किसे चुना जाए? उस नेता को जो पार्टी के बेस को, उसके कट्टर समर्थकों को जोश से भर दे, या फिर उस नेता को जो सबको साथ लेकर चल सके और एक बड़ी सहमति बना सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले कल की राजनीति की दिशा तय करेगा।